गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर 5। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं। इन संबंधों को बेटा हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। एक वो संबंध जिसमें हम पाकिस्तान के बारे में जानेंगे कि पाकिस्तान में किस प्रकार का शासन है, क्या क्या विवाद हैं। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य किन विषयों को लेकर विवाद छिड़ता है, हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी है पाकिस्तान की जो शासन प्रणाली है उससे संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले आपको याद हो बेटा, तो हमने एक चैप्टर अपनी सेकंड बुक में इंडियन पॉलिटिक्स में हमने चैप्टर किया था, और वो हमारा था फर्स्ट चैप्टर, स्वतंत्रता की चुनौतियाँ। तो उस दौरान भारत के समक्ष आई चुनौतियाँ थी स्वतंत्रता के बाद, और उसमें जो चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा, तो वो था जवाहरलाल नेहरू के भाषण से, जिसमें वो 14 अगस्त की मध्य रात्रि को वो भाषण देता है। क्यों देता है? क्योंकि 14 अगस्त की रात्रि को पाकिस्तान स्वतंत्र हो रहा है। तो उसमें उसमें चिर परीक्षित भाग्य वधु कहकर भारत को संबोधित किया है कि ये ऐसी वधु है, यानी एक क्रिटिसाइज़ किया है उसमें कि ऐसी वधु जिसके दो टुकड़े किए गए हैं स्वतंत्रता के मिलने के साथ साथ। तो वो दुर्भाग्य और सौभाग्य दोनों पर डिस्कशन की गई है। तो यहाँ हम इसे लिंक करके इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को। स्वतंत्रता यानी कि पाकिस्तान को स्वतंत्रता कब मिली? 14 अगस्त 1947 को रात्रि में। और ये कैसा देश है? मुस्लिम बहुसंख्यक देश है जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। शासन प्रणाली इसमें किस प्रकार की है? शासन प्रणाली इसमें कभी लोकतंत्र आता है और कभी सैनिक शासन आता है। पाकिस्तान की राजनीति में दो ही पार्टियां विद्यमान हैं, और वो पार्टियों के इर्द गिर्द ही राजनीतिक सत्ता घूमती है। पहली पार्टी है ट्रिपल पी बेटा, PPP, और इसे फुल फॉर्म है इसकी बेटा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और दूसरी पार्टी है PML, जिसका पूरा नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। और शासन प्रणाली हम शुरुआत कर रहे हैं शासन की बागडोर। पहले जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इसके शासन की बागडोर थी जनरल अयूब खान, यानी कि एक सैनिक व्यक्ति, सैनिक जनरल। और यानी कि अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो शासन है वो लोकतंत्र से ना आरंभ होकर सैनिक शासन से प्रारंभ होता है। उसके बाद जनरल आहिया खान, आहिया खान को बेटा कई बुक्स में इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको लिखा हुआ है ब्लू से, और एक में याहिया खान लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लिखेंगे आहिया खान। ठीक है, जनरल आहिया खान। उसके बाद इन्होंने सत्ता को संभाला। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो 1977 से शुरू होती है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। यहाँ हम लोकतंत्र को काउंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, ये राजनीति में इलेक्शंस के द्वारा जनता द्वारा चुनकर आते हैं और अपने शासन को संभालते हैं। कुछ समय बाद, एक लंबे समय तक ये शासन को संभाले हुए हैं, लेकिन 1977 में शासन की बागडोर लंबे समय तक इनके हाथ में रहती है। लेकिन जब 1977 का टाइम आता है तो 1977 में यहाँ पर इन्हें गद्दी से उतारकर सैनिक शासन द्वारा जनरल जियाउल हक, जो जनरल जियाउल हक है, इसके द्वारा इसकी शासन सत्ता को उलट दिया जाता है, और इसकी शासन की बागडोर जनरल जियाउल हक के हाथ में आ जाती है। और ये क्या करते हैं, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं उनको फांसी की सज़ा दे देते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर 1977 से जनरल जियाउल हक का शासन शुरू होता है, सैनिक शासन, और ये रहता है 1988 तक, 10 वर्षों तक। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो, उनकी पुत्री, किसकी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पुत्री है वो सत्ता को संभालती है और 10 साल तक इसके गद्दी संभाली। उसके बाद शासन शुरू होता है जनरल परवेज़ मुशर्रफ का। जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उन्हें भी वे भुट्टो को गद्दी से निकाल देते हैं, उतार देते हैं। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद
नवाज शरीफ जनता द्वारा चुनकर आते हैं, तो लोकतंत्र की शुरुआत होती है वहाँ पर। नवाज शरीफ गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन शासनकाल पूरा होने के बाद दोबारा इनको जब चुनकर ये गद्दी पर बैठते हैं तो कुछ समय बाद ही इनको बंदी बना लिया जाता है और इनका भी तख्ता पलट कर दिया जाता है। और बागडोर फिर से कौन संभाल लेते हैं? जनरल परवेज़ मुशर्रफ। और ये शासन पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। उसके कुछ समय बाद वर्तमान में जो है इमरान खान, जो कि वर्तमान में लोकतंत्र स्थापित है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये लोकतंत्र भी नामात्र का लोकतंत्र है, क्योंकि वास्तविक शासन किसका है? जनरल बाजवा का है। बाजवा, जो कि जनरल बाजवा के नाम से प्रसिद्ध है। और हो सकता है जो हम अगर पाकिस्तान की पिछली हिस्ट्री को देखते हैं तो उसके अनुसार हो सकता है कि इमरान खान के बाद बाजवा की शासन सत्ता पाकिस्तान में आए और एक सैनिक शासन की शुरुआत हो जाए। तो अब यहाँ हमारा शासन की बागडोर का कंप्लीट होता है। उसके बाद हम करते हैं पाकिस्तान और भारत के मध्य युद्ध कितने हुए। सीधे सीधे अगर हम युद्धों की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के मध्य बेटा 4 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध हुआ है 1947-1948, जो कश्मीर को लेकर लड़ा गया, और उस समय नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था और उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो शास्त्री जी थे। उसके बाद 1971 में बांग्लादेश संकट आया और उस दौरान भारत और पाकिस्तान के मध्य सीधा युद्ध हुआ और उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और चौथा युद्ध हमारा हुआ 1999 में बेटा, और ये था कारगिल का युद्ध। और इसमें टाइगर हिल्स जो चोटी है उसको लेकर ये युद्ध लड़ा गया था। और उस दौरान पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा भारत में गलत तरीके से घुसपैठ की गई थी और भारत की जो टाइगर हिल चोटी है उसको अपने नियंत्रण में उन्होंने ले लिया था, जिसको लेकर दोनों तरफ से युद्ध तीव्र हुआ और ये कारगिल संघर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और हमारे अगर इतिहास को हम देखें तो चारों युद्ध में भारत की विजय हुई है। भारत और पाकिस्तान के मध्य आज तक 4 युद्ध सीधे लड़े गए हैं। मुख्यतः कश्मीर मुद्दा ही रहा है युद्धों में, जो आज तक विद्यमान भी है, आज तक नहीं सुलझा है, जिसके चलते भारत ने धारा 370 को, जो मोदी जी की सरकार आई उन्होंने धारा 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटाकर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाकर भारतीय सीमा में पूरी तरह से शामिल किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये मुद्दा गरमाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से वहाँ पर सैनिक शासन बन गया, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया तो वहाँ पर सेना का शासन तीव्र होगा और राज्यपाल का सीधा नियंत्रण होगा और राष्ट्रपति के अधीन वहाँ शासन की बागडोर रहेगी। तो इससे सेना ज़्यादा संख्या में तैनात होने करके क्या है, जो आपराधिक गतिविधियाँ हैं, जो घुसपैठ जैसी गतिविधियां हैं, वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं हो पा रही हैं। और इससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि अपनी सीमा में लगते हुए किसी भी प्रदेश को केंद्र शासित बनाना उसकी सरकार के हाथ में है। और भारत की संसदीय शासन प्रणाली का पालन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पर इन दोनों राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर भारतीय सीमा में शामिल किया है, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और पाकिस्तान बौखलाने करके जो क्या है बेटा, कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के मध्य आज भी बना हुआ है। अब हम लेते हैं 1998 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया और 1974 में पहले भी एक परीक्षण किया जा चुका है भारत द्वारा। उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया चंगाई की पहाड़ियों में। भारत और पाकिस्तान की सरकारें दोनों एक दूसरे पर अक्सर आरोप लगाती नजर आती हैं कि हम दोनों ही उसके अंदरूनी मामलों में, एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। और गुटनिरपेक्ष की जो नीति का अनुसरण भारत द्वारा किया जाता है वो केवल एकमात्र ढकोसला है। इस तरीके के आरोप पाकिस्तान द्वारा अक्सर भारत पर लगाए जाते हैं और ऐसे ही कुछ आरोप पाकिस्तान सरकार पर भारतीय सरकार द्वारा भी लगाए जाते हैं। अब हम लेंगे उन दोनों ही आरोपों को। कैसे? भारत के आरोप क्या? पाकिस्तान पर हिंसा की राजनीति जारी रखना। भारत के कई ऐसे सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे हम राजस्थान बॉर्डर को ले लें, चाहे हम जम्मू कश्मीर का मुद्दा ले लें, चाहे हम अक्साई चीन का ले लें, तो
इन पर कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाकिस्तान का हाथ रहता है घुसपैठ करने में या हिंसात्मक एक्टिविटी को कायम रखने में। कश्मीर में आतंकवाद फैलाना, कश्मीर में जो आतंकवाद फैलाया गया है, आज तक जो भी नुकसान कश्मीर में हुआ है वो वहाँ पर पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए आतंकवाद की वजह से हुआ है। तो कश्मीर में जो आतंकवादी एक्टिविटी हैं, लेकिन अब ये आतंकवादी एक्टिविटी पाकिस्तान द्वारा जो की जाती हैं वो केवल कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे भारत के इलाकों में की जाती हैं। जिसका एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल अगर हम पिछले वर्षों में जाएं तो आप मुंबई के बम धमाकों को भी जान सकते हैं। मुंबई में नारीमन होटल में जो कांड हुआ बेटा, जो आतंकवादी एक्टिविटी हुई, हमला हुआ, उसे भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। भारतीय संसद पर जो किया गया आतंकवादी हमला था, ये सभी जो आतंकवादी हमले हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा करवाए जा रहे हैं। आतंकवादियों को धन, हथियार और प्रशिक्षण देना। जो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है बेटा, जो कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान की तरफ लगता है, उन हिस्सों में अगर हम देखें तो वहाँ पर आतंकवादी एक्टिविटी को चलाने के लिए बाकायदा पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज्ड कैंप लगाए जाते हैं, जहाँ पर बच्चों को, बड़ों को, युवाओं को गुमराह करके उन्हें हथियार चलाना सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से आतंकवादियों को धन, हथियार और प्रशिक्षण दिया जाता है सभी अन्य देशों में आतंकवादी एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए। खालिस्तान का जो बात आती है बेटा खालिस्तान की, तो हम पंजाब का रेफरेंस लेते हैं। काफ़ी समय पहले पंजाब में जो आतंकवादी एक्टिविटीज़ की गई थी और खालिस्तान एक अलग देश की मांग की गई थी, वहाँ पर भी पाकिस्तान का सीधे सीधे हाथ था। और जो खालिस्तान देश बनाना चाहते हैं पंजाब को काटकर, वो खालिस्तान समर्थक भी पाकिस्तान की ज़रो ज़मीन पर रहते हैं। तो क्या है, जो पंजाब प्रांत है उसमें भी खालिस्तान के जो समर्थक लोग हैं उनको भी पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा हथियार और अन्य सामग्रियां प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। पाकिस्तान के आरोप, अब हम पाकिस्तान के आरोप पढ़ते हैं। पाकिस्तान के पास एक ही आरोप है, वो भी भारत की रो पुलिस के लिए। भारत अपनी खुफिया एजेंसी रो, हमारी जो भारत की खुफिया एजेंसी है उसका नाम क्या है, रो के द्वारा सिंध और बलूचिस्तान में समस्याओं को भड़काने का कार्य किया जाता है। यानी कि पाकिस्तान क्या आरोप लगाता है कि भारत अपनी जो खुफिया एजेंसी है रो के कार्यकर्ताओं द्वारा वो पाकिस्तान में लगने वाले सिंध और बलूचिस्तान में आतंकवादी एक्टिविटीज़ को समय समय पर भड़काता रहता है, वहाँ की जनता को भड़काता है। 1960 में सिंध नदी जल बंटवारे पर संधि हुई थी और इसे विश्व बैंक ने कराया था और ये संधि आज तक भारत और पाकिस्तान के मध्य बरकरार है। हालांकि इस संधि को लेकर भी पाकिस्तान का मनमुटाव है। वो कहता है कि ये जो संधि है वो पक्षपातपूर्ण संधि है और इस संधि को किस नाम से जाना जाता है, नदी जल बंटवारा संधि कहते हैं। इस वीडियो में बेटा यहीं तक ही, आने वाली वीडियोस में हम इससे आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।